बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। 1976 में इंजीनियरिंग करने के बाद से मतलब शुरू से मन में था कि अपना ही कुछ करूँगा, जॉब नहीं करूँगा। इमीडिएटली अम्बाला आया, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसी नहीं थी, तो मन में दुविधा थी कि शुरू कहाँ से करूँ। तो उस समय के अम्बाला के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो ओसा फैमिली थी, ओरिएंटल साइंस ऑपरेटर्स वर्कशॉप। उनके प्रोप्राइटर थे श्री पन्ना लाल जी और श्री लक्ष्मी सागर जी। तो मैं गाइडेंस के लिए उनके पास गया। मैंने उनको अपनी मन की इच्छा जाहिर करी, तो उन्होंने कहा करना क्या चाहते हो। मैंने कहा अपना कुछ करना चाहता हूँ। उनका स्वाभाविक सा क्वेश्चन था कि क्या करना चाहते हो। मैंने कहा यही तो मुझे मालूम नहीं है, उसी के लिए मुझे आपसे दिशा निर्देश चाहिए। स्वाभाविक उन्होंने कुछ बता नहीं सकते थे कि मैं क्या करूं जब तक कि मैं ना बताऊं। उस समय में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आने शुरू हुए थे। मल्टीमीटर आया था जिसमें 3 पैरामीटर होते थे, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कंपोनेंट होता है कैपेसिटर। उसको नापने के लिए एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट उस समय आता था बीपीएल का, कैपेसिटेंस ब्रिज। मैं मल्टीमीटर की ही तरह से एक छोटा सा डिजिटल कैपेसिटेंस मीटर बनाना चाहता था। उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे बनाओगे, कहीं पर नो हाउ अवेलेबल है। मैं कहा अगर नो हाउ अवेलेबल होती तब तो बन ही गया होता, अगर नो हाउ नहीं है इसीलिए अब तक नहीं बना। तो उनका फिर तुम कैसे बनाओगे। तो एक स्टडी के अंदर एक थ्योरम पढ़ते थे, T इज प्रोपोर्शनल टू RC। मेरे मन में जस्ट एक छोटा सा विचार आया कि अगर R को कांस्टेंट कर दें देन T विल बी प्रोपोर्शनल टू C। इसी विचार को रखते हुए मैंने उनसे कहा कि इस तरह से शायद बन पाए। तो उन्होंने कहा कि फिर बनाओ। तो मैंने अपनी दुविधा बताई। मैंने कहा मेरे पास तो सिर्फ एक नीडल वाला मल्टीमीटर है, एक सोल्डरिंग आयरन है, उसके अलावा तो मेरे पास कुछ है नहीं रिसोर्सेस। उस समय में आज की तरह से इंक्यूबेशन लैब्स और सेंटर्स तो होते नहीं थे। वो मेरी दुविधा समझ गए और उन्होंने मुझे अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब दिखवाई। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कहा सर अंधा क्या मांगे 2 आंखें, मेरे लिए तो बहुत था वो। तो उन्होंने मुझे वो सुविधा प्रदान करी वहाँ पर R&D करने की। मैंने शुरू किया और लगभग 6 महीने में एक डिजिटल कैपेसिटेंस मीटर बना लिया। CSIO चंडीगढ़ में उसको टेस्ट भी कर लिया और पूरा करने के बाद मैं वो प्रोडक्ट बिल्कुल नया लक्ष्मी सागर जी के पास लेके गया। मैंने कहा अंकल ये बन गया, अब आप इसे मार्केट करें। उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे वो प्रोडक्ट दे रहे हो जब ये मार्केट में है नहीं, और अगर मैं करता हूँ तो दिस विल बी चीटिंग ऑन माई पार्ट। कहने लगे एंटरप्रेन्योर बनने तुम निकले हो, मैं नहीं, तो तुम ही करोगे। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी सेटअप नहीं है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, वेयर टू पिक अप द थ्रेड। तब उन्होंने कहा कि बॉम्बे में एक एग्जीबिशन होने वाली है, उसमें हमारी स्टॉल है, तुम वहाँ जाओ, उसमें अपने प्रोडक्ट को रखो, प्रेजेंट करो। तो मैं बॉम्बे गया, वहाँ एग्जीबिशन के अंदर मेरे को मोटवानी वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट जिन्होंने मेरा प्रोडक्ट लिया एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। इस तरह से जर्नी है मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की शुरू हुई। एपिक का कोई ऐसा सच आइडिया नहीं था। हमें कभी मन में इंक्यूबेशन करने का या ऐसा सा कुछ भी मन में कभी विचार नहीं था। हाँ, हमारा दोस्तों का एक अच्छा सा एक संगठन है जिसमें हम 8 मित्र हैं, जिसमें से 7 इंजीनियर्स हैं, और हमारा एक कॉलेज है अम्बाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड रिसर्च। लगभग सन 2013-14 के आसपास इंजीनियरिंग में काफ़ी एक स्लंप सा आया था। पूरे देश में ही काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए थे। हमारे कॉलेज में भी एडमिशन बहुत घट गए, तो जो कि एक चिंता का विषय था। इस पर नलिनी जी और मैं अक्सर विचार करते थे कि ये घट रहा है, एडमिशन इतना लो चला गया, कैसे करें। मैंने नलिनी भैया से कहा, मैंने कहा भैया एडमिशन क्यों घट रहे हैं। वो कहा इंजीनियर्स के लिए जॉब्स ही नहीं है। मैंने कहा जब हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, हमारा GDP बढ़ रहा है, तो इंजीनियर्स की डिमांड तो बढ़नी चाहिए। ये तो विरोधाभास है कि अगर हमारी एक तरफ इंडस्ट्री बढ़ रही है और दूसरी तरफ इंजीनियर्स की डिमांड कम हो रही है। एक जनरल पॉइंट था, मगर मैं क्योंकि अपनी इंडस्ट्री चला रहा था और इंडस्ट्री में अम्बाला इज ए हब ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसके तहत हम माइक्रोस्कोप के लिए एक SMPS उस समय में बनाते थे, जो कि मेरे ख्याल से समवेयर
अर्ली 80s में शुरू किया था और 25-30 साल उसका अच्छा हमने काम किया। उसमें सडनली बहुत गिरावट आ गई और वो बंद सा हो गया। तो मैं अपने कस्टमर के पास गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप हमसे लेते थे, अचानक से हमारी कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम आई, क्या है आपने लेने बंद कर दिए? तब उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा नहीं है, हुआ ये है कि अब ज़्यादातर लोग माइक्रोस्कोप चाइना से इंपोर्ट करते हैं, अपना लेबल लगा के बेचते हैं। हमें भी अब ये थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा है, तो हमने भी अब यही रास्ता इख्तियार किया है कि अब हमने भी चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है, इसलिए अब हमें आपकी SMPS की ज़रूरत खत्म हो गई। उससे मुझे समझ में आया कि अगर हम अपनी इंडस्ट्री बंद करते चले जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। मैंने ये चिंता नल्ली भैया के साथ शेयर करी। मैंने कहा भैया, इंजीनियर्स की डिमांड इसलिए घट रही है क्योंकि इंजीनियर्स तो वहीं चाहिएंगे ना जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगी, R&D होगी, इनोवेशन होगी। अगर हम अपना गुजारा इंपोर्ट करके और स्टैंपिंग करके करेंगे तो इंजीनियर्स की ज़रूरत कहाँ रहेगी। सिर्फ लेबलिंग के लिए तो इंजीनियर्स नहीं चाहिए, इसलिए इंजीनियर्स की डिमांड घट रही है। मगर अब उससे बड़ी चिंता हमारी ये थी कि अगर हमने अपनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ये दिशा पकड़ ली तो ये दिशा हमें किस दशा में ले जा सकती है, ये एक विचारणीय विषय था हमारे लिए। डिस्कशन में निकला, मैंने कहा जो लोग तो चाइना की तरफ चले गए वो तो वापस मुड़ के मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएंगे और ये गैप बढ़ता जा रहा है। इस गैप को, इस खाई को भरने के लिए हमें नए एंटरप्रेन्योर्स बनाने पड़ेंगे। ये समय था जब हमें इंक्यूबेशन का विचार आया। उसमें ये लगा कि हम कैसे बनाएंगे एंटरप्रेन्योर्स। मन में लगा कि जैसे हमें जब इंजीनियर्स की ज़रूरत महसूस हुई अच्छे, तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, उसके अंदर अच्छी लैब्स और वर्कशॉप्स बनाई इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए। अब ज़रूरत एंटरप्रेन्योर्स की है, इनके लिए कौन सी लैब्स और वर्कशॉप्स लगाई जाएं जिसके अंदर कि इनको ट्रेन किया जा सके। कुछ एक इंक्यूबेशन सेंटर्स अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में विजिट करे कि वो कैसे बना रहे हैं, तो देखा कि जनरल जो सेटअप है वो कोवर्किंग स्पेस है, अच्छे अच्छे हाई स्पीड कंप्यूटर्स हैं, अच्छा सा एनवायरनमेंट है, मगर कोई ऐसा सिलेबस, कोई कार्यक्रम ऐसा नजर नहीं आया कि जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स बन सके। तो वो पैटर्न कुछ कन्विंसिंग नहीं लगा। एक दिन मन में विचार आया कि एंटरप्रेन्योरशिप भी तो एक ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग के लिए मुझे क्या चाहिए। तब एक जैसे फ्लैश किया स्विमिंग का आइडिया। अगर मुझे स्विमिंग सिखानी है तो व्हाट डू आई नीड, पानी तो चाहिए, बिना पानी के स्विमिंग नहीं सिखा पाऊंगा। और सिखाएगा कौन? एक एक्सपीरियंस्ड कोच जिसको खुद से स्विमिंग बहुत अच्छी आती होगी। तो अब मुझे ट्रेनिंग देनी है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो मेरा स्विमिंग पूल क्या हो। तब आइडिया आया कि ऑल आई नीड इज एन एंटरप्राइज, एक फंक्शनल वर्किंग एंटरप्राइज, डमी नहीं, मॉडल नहीं, functional. And who will be the coach? Who will be the mentors? Obviously, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने खुद एंटरप्राइज किया हो। लगा कि वो तो हमने सारी जिंदगी एंटरप्राइज के सिवा कुछ किया नहीं। इस आइडिया से मैंने फिर एक मॉडल तैयार किया, एक ब्लूप्रिंट सेंटर में रखा, एक मॉडल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, और चारों तरफ उसका सारा और रिक्वायरमेंट्स का खाका तैयार किया। और उसी दिन मैंने नल्ली भैया के साथ इस आइडिया को लेकर डिस्कशन करी। नल्ली भैया को भी आइडिया पसंद आया, कहने लगे बात तो ठीक है मगर करेगा कौन। मैंने कहा भैया आइडिया हमें आ रहा है, करेंगे, हम करेंगे, और कौन करेगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कहने लगे जब तुम कह रहे हो हम करेंगे तो तुम्हारा मतलब है हमारा पूरा बैच, हमारा सर्कल, हमारा ग्रुप। मैंने कहा हाँ। कहने लगे इसमें एक बात समझने की है, जब हम कहते हैं कि हम करेंगे इसका मतलब है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी हो तब किसी की नहीं होती। कोई एक व्यक्ति इसमें सेंटर में होगा जिसके इर्द गिर्द ये सारा रिवॉल्व करेगा। तो हमने इसका एक मॉडल तैयार करके नल्ली भैया से जो डिस्कशन हुई तो उसमें यही निकल के आया कि हम इसे करेंगे। प्रश्न हुआ कि करेंगे कहाँ। तो मन में विचार किया कि जैसे जब कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसकी साइट सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। मान लीजिए मुझे कोल बेस्ड एक इंडस्ट्री लगानी है, तो ऑब्वियसली मैं वो झारखंड या जहाँ कोल माइंस है उसके आसपास लगाऊंगा। मैंने कहा एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं तो उसके लिए मेरा रॉ मटेरियल क्या है, इंजीनियरिंग, और वो कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो हमारा है। इस तरह से हमारी साइट सिलेक्शन हुई कि हम इसे कॉलेज में करेंगे। विचार बन गया करने का। फिर हुआ कि आजकल हम सरकार को देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स के ऊपर जोर है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी पुश कर रही है। उनको भी दिख रहा है कि हमारे को अपनी इंडस्ट्री चाहिए। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है उसकी खोज करी तो पाया कि DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक विंग है जो इसको देख रहा है। मैं सोचा कि इस विचार से कि हम उनसे भी कुछ सहायता ले लेते हैं,
कि वो कैसे करते हैं। इस विचार से मैं डीएसटी गया। डायरेक्टर से मिलना चाहता था डिवीजन के, बट वो बाहर गए हुए थे कहीं, तो डिप्टी डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हो गई। उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उनका कहाँ से आए हैं, मैंने कहा जी अम्बाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। तो उनकी एक स्कीम है TBI, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। तो नेटवर्क में स्टडी करके गया था और मुझे वही स्कीम सबसे अच्छी लगी थी, तो मैंने उनसे नेचुरली कहा कि जी मुझे TBI चाहिए। तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि आपको TBI चाहिए। मैंने कहा जी हाँ, कि कहाँ से आए हैं। मैं बताया आपको मैं अम्बाला कॉलेज से। का प्राइवेट कॉलेज है? जी हाँ। बल्कि प्राइवेट में वैसे आपने किया नहीं, और वैसे भी इस साल के तो एप्लीकेशंस TBI की हो चुकी हैं, आप अगले साल आइए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले साल भी आ जाएंगे, मगर अब मैं अम्बाला से सिर्फ इसी पर्पज से आया हूँ, तो अगर आप मुझे 5 मिनट दें तो मैं अपनी बात रख लूँ। उनका 5 मिनट? मैंने कहा लगे बताइए। उन्होंने मुझे समय दिया कि आप अपनी बात रखें, तो मैंने 5 मिनट में अपना स्विमिंग पूल वाला आइडिया उनको बताया। और फिर मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा आपने 53 TBIs बनाए हैं अक्रॉस द कंट्री, क्या किसी एक TBI के अंदर एक एंटरप्राइज है एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग करने के लिए? उनका सीधा प्रश्न, हु विल रन दैट? मैंने कहा यही तो मेरा प्रश्न आपसे, क्या आप बिना एक एंटरप्राइज के एंटरप्रेन्योर्स तैयार कर लेंगे? ब्लैक बोर्ड पर बन जाएंगे एंटरप्रेन्योर्स? ये प्रश्न थोड़ा सा चौंकाने वाला था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप 1 मिनट रुकिए, और उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों को बुला लिया। मैंने उनसे भी यही प्रश्न रखा, तो उनमें से एक ने पूछा फिर आप कैसे करेंगे? फिर मैंने उनको अपनी टीम का इंट्रोडक्शन दिया कि हम लोग 8 फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिसमें से 7 इंजीनियर्स हैं, अलग अलग डिसिप्लिन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, कंप्यूटर्स में, बायोटेक में, और सभी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं। और हम सबको 40 से 50 साल का मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव है। कंबाइंड एक्सपीरियंस इज अबाउट मोर देन 300 एंटरप्रेन्योरल ईयर्स। 500 करोड़ से ऊपर का हम उत्पादन करते हैं, और हम में से 5 लोग सीनियर सिटीजन हैं, कुछ तो 65 से भी ऊपर हैं। हमें ये दिख रहा है कि हमारे देश को अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद की चाहिए, इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता हमें घटानी होगी, नहीं तो हम बड़ी तेजी से चाइना से गिरते जा रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। इसे हमें अभी संभालना होगा, जब हमें ये समझ में आ रहा है, और हम ये काम कर सकते हैं। और हमारी ये भावना है कि हम इतने सारे अनुभव से हम इस चीज को संभालें। उनको सारी चीज बहुत अच्छी लगी, और सभी बहुत ही एक्साइटेड हुए कि हाँ, ये एक आइडिया ऐसा आया है कि इसको करने लायक है। तब उन्होंने कहा कि ये अगले साल तक के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, और इसको अभी करेंगे। तो मुझसे पूछा कि अगले हफ्ते हमारे डायरेक्टर आ जाएंगे, और तब हम इस चीज को आगे टेकअप करेंगे। नेक्स्ट वीक उनके डायरेक्टर आ गए, मेरे पास कॉल आई, मैं दोबारा से DST गया, उनसे मुलाकात हुई। वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे हमारे प्रोजेक्ट को लेकर। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या क्या करते हैं। मैंने अपने जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। फिर उन्होंने पूछा इसके अलावा क्या करते हैं आप। मैंने बताया कि हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक हमारा हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी, जिसमें की सिर्फ 20 रुपए की पर्ची बनती है, एक डेफ एंड डम्ब स्कूल चलाते हैं, इसी तरह से और हमारे सामाजिक कल्याण के कुछ कार्यक्रम हैं। थोड़ा सा उन्होंने विचार किया और फिर कहने लगे कि एक बात का जवाब दें आप मेरे को। कहने लगे मुझे तो नहीं लगता आपको हमारी जरूरत है, लेकिन आप तो खुद ही सक्षम है। जब आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो आपको इसके लिए हमसे फंड क्यों चाहिए? मैंने कहा सर फंड के लिए तो मैं आपके पास नहीं आया। कहने लगे फिर किस लिए आए हैं? मैंने कहा सर सारी स्थिति में बहुत अच्छे से क्लियर है, हमें अपने एंटरप्राइजेस चाहिए, और ये भी लगता है कि हम इस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर मुश्किल होगा, और हमारी क्षमता एक मॉडल क्रिएट करने की है, वो हम बना लेंगे। उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत नहीं। हमारी संस्था का नाम एपिक है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन एंड इंक्यूबेशन काउंसिल। मैंने कहा एक एपिक से क्या होगा, हमें देश में 500,000 एपिक चाहिए, तो वो मल्टीप्लाई करने का काम आप कर सकते हैं, मैं नहीं। इसी उद्देश्य से मुझे आपके साथ आज जुड़ना है, फंड की मुझे कोई ऐसी वो नहीं है। वो बहुत खुश हुए। तब उन्होंने अपने ही एक टीम मेंबर को बुला के कहा कि मेक श्योर कि अभी 1 महीना है इंटरव्यू होने में, अगर आपको 1 महीना अम्बाला जाके बैठने की जरूरत है तो आप वहाँ बैठे, मगर इनकी एप्लीकेशन अभी होगी। इसी उसके अंदर अगले महीने के इंटरव्यू में वो पुटअप होगी। हमारी एप्लीकेशन पुटअप हुई, मैंने प्रेजेंटेशन दी, और बहुत खुशी है ये कि सरकार ने, उस बॉडी ने फर्स्ट उसके अंदर हमें सिलेक्ट किया, और हमारे को निधि TBI का अलॉटमेंट हुई। ये सन 2019 जुलाई 2019 की बात है जब हमारा ये सैंक्शन हुआ और हमने ये शुरू किया। अभी शुरू किया ही था, अनफॉर्चुनेटली 2020 में कोविड आ गया। हम रुके तो नहीं, मगर हाँ हमारा काम जरूर स्लो हो गया। हम लोगों से संपर्क करते रहे। हमारे ही कॉलेज के एक स्टूडेंट
जो पास आउट है उन्होंने बीटेक और एमटेक हमारे कॉलेज से करी बायोटेक में। ही वाज वर्किंग विद डॉक्टर रेड्डीज। उनसे मेरी अक्सर मुलाकात हुई और मैंने उनको परसुएड किया कि वो अपना एंटरप्राइज खुद करें। उनको अच्छा लगा और एक दिन वो अपनी 2-2.5 लाख की मेरे ख्याल से उसकी उनकी सैलरी उस समय रही होगी, वो छोड़कर वो यहाँ पर आ गए अपना कुछ करने के मन में लिए हुए। एक प्रोजेक्ट नल्ली भैया की गाइडेंस में उन्होंने तैयार किया। उनकी एप्रीहेंशन थी कि हमें ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, इसके लिए बहुत इक्विपमेंट चाहिएगा। तो हमने कहा कितना चाहिए, सारा वर्कआउट किया। हमने कहा हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तुम्हारे लिए, सिर्फ एक आश्वासन ये चाहिए कि तुम छोड़ के नहीं जाओगे बीच में। उनकी कमिटमेंट सच्ची थी और वो प्रोजेक्ट हमारा इतना अच्छा चला। नल्ली भैया की गाइडेंस के अंदर उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स तैयार करे जिनका जिक्र मैं, क्योंकि मैं भी प्रोप्राइटरी हूँ, इस वजह से यहाँ नहीं करूँगा, मगर एक यूनिक प्रयास जो कंट्री में पहली बार हुआ। उनके प्रोडक्ट हमारे लिए मेडिकल फील्ड के अंदर ऐसे हैं जिसके अंदर हम पूरी तरह से सिर्फ चाइना पर आधारित थे और वो हिंदुस्तान में पहली बार बने हैं और हम बहुत काफी एक अच्छा अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अब आगे उसके आधार के ऊपर सेव कर पाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हमने एपिक के अंदर रिसर्च ऑन अवर ओन भी करी। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि टोटली इंपोर्ट होते हैं, इंडिया में नहीं बनते हैं, और जो लोग बेच भी रहे हैं इंडियन ब्रांड्स में, प्राइमरीली वो भी माइक्रोस्कोप की तरह से ही पूरा का पूरा असेंबल्ड विदेश से आता है, सिर्फ अपने नाम की स्टिकर लगाकर उसको बेचा जाता है। उनके ऊपर कुछ बेसिक R&D हमने करी। उसमें जो कुछ इंडिया में थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे या इंपोर्टेड अवेलेबल थे, उन सबको स्टडी किया और उन सब से ऊपर उठते हुए कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स बनाए जो टोटल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, और अब वो भी प्रोडक्शन के लिए ऑलमोस्ट तैयार है और हम आगे करेंगे। दूसरा काम जो हमने किया कि जो इंक्यूबेशन के लिए आते हैं कहीं पर ज्यादातर बच्चे, उनके साथ कुछ ना कुछ फीस चार्ज करी जाती है। अब हमारा मानना यह है कि एक बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली, उसके पेरेंट्स ने वहां तक उसको सपोर्ट कर दिया, अब आगे वो जॉब कर सकता है, अर्निंग शुरू कर सकता है, मगर वो ना करके एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहा है, तो वो एक देश की सेवा है। इस स्टेज पे पेरेंट्स से और आगे एक्सपेक्ट करना कि उसको उसके अंदर भी सपोर्ट करें, वो गलत है। उसके लिए समाज को ही आगे आना है, ये दायित्व समाज का है कि उसको सपोर्ट करे। तो अब हमें अपना सेंटर भी चलाना है, उससे चार्ज भी नहीं करना चाहते, तो कैसे कर? तो हमने सोचा जो हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे उनको मैन्युफैक्चर भी करेंगे। हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डिफेंस के लिए, बेसिकली अंबाला में एयरफोर्स का स्टेशन है, उनके साथ मिलकर डेवलप करें। तो एपिक में हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करे हैं जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी हैं और डिफेंस में भी यूज हो सकते हैं। हमारी एपिक जो है एक सेक्शन 8 कंपनी है, जिसके अंदर की आप जानते होंगे कि सेक्शन 8 कंपनी में अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो इंडिविजुअली डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा जा सकता। दैट हैज टू बी यूज्ड प्लाउड बैक इनटू द सिस्टम इटसेल्फ। उस इनकम से वी विल सस्टेन टू व्हाटएवर एक्सटेंट पॉसिबल इन रनिंग दिस इशू। काफी एंटरप्रेन्योर्स हमारे इवॉल्व हुए हैं, नंबर बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो है गेस्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है। हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर है क्योंकि हमें अपने देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी टेक्नोलॉजीज चाहिए। कुछ एक हमारे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, मिस्टर सारज गुप्ता हैं जो मेडिकल डायग्नोस्टिक किट्स और सिस्टम्स उन्होंने बायोटेक के एरिया के अंदर डेवलप करे हैं। मिस्टर सार्थक गुप्ता हमारे एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं जिन्होंने हाई क्वालिटी के वैक्यूम पंप्स डेवलप करे हैं। दीपक यादव रहे हैं हमारे जिन्होंने हाइड्रोफोनिक्स के एरिया में काफी अच्छा काम किया है। हमारे अपने कॉलेज की स्टूडेंट मिस प्राची, काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। शी इज कन्वर्टिंग इंडियन साइन लैंग्वेज टू स्पीच एंड वॉइस वर्सा। दीपक चौधरी हमारे एक इंक्यूबेटी हैं जो IIT में उन्होंने इनिशियल इंक्यूबेशन करी और फिर सब्सिक्वेंटली वो हमारे यहाँ अभी भी काम कर रहे हैं। सॉइल टेस्टिंग के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप करे हैं और काफी अच्छी मार्केट उन्होंने कैप्चर करी है। नीरू बाला है हमारी एंटरप्रेन्योर एक जो माइक्रो नीडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर काफी अच्छा काम कर रही हैं। मिस्टर अंकित है, उन्होंने वन रक्षक के नाम से IoT बेस्ड डिवाइसेस डेवलप करी हैं और अभी भी कर रहे हैं। एक चीज और, हाँ, यहाँ मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमारी मोटिवेशन इस लेवल की रही है अपने कॉलेज के अंदर और अपने आसपास के हमारे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल, जब हमने ये शुरू किया था इंक्यूबेशन सेंटर, मिस्टर अमित वासन हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल होते थे और आज वो एक यहीं पर एपिक में इंक्यूबेटिंग है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं IoT के क्षेत्र में। डिटेल्ड लिस्ट आपके साथ ही फिर शेयर कर देंगे।
एपिक का विजन शुरू से ही काफ़ी वाइड रहा है। हम अब काफ़ी जो सी हमारे नॉर्थ में पर्टिकुलरली काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से, काफ़ी कॉलेजेस से हम लोग जुड़े हैं। फॉर एग्जांपल IIT रोपड़, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, अगरसैन यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो इन सब में मेरा मानना ये है कि मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि यू आर दी रिजर्वायर्स। आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं और उसमें से एंटरप्रेन्योरशिप, संभावित एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा निकल सकते हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ एक सर्टेन लेवल तक बच्चों को लेके जा सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। उसी तक ले जाएं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक बहुत अच्छा है, आगे ले जाएं बहुत ही अच्छा। मगर जब POC से प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से मार्केट तक का सफर जो है, उसको एक प्रोफेशनल हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। इन यूनिवर्सिटीज के बच्चे हमारे पास अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब तो कुछ जगह से वो इनिशियल स्क्रीनिंग में भी हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं, ताकि आइडिया ही वो आगे लेके जाएं जिनकी संभावना ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि कॉलेज में काफ़ी समय इंक्यूबेशन करने के बाद भी जब वो हमारे पास आए तो नज़र आया कि वो प्रोडक्ट वायबल नहीं थे। हमारी उनसे यही गुजारिश थी कि इनिशियल स्टेजेस में भी स्क्रीनिंग के अंदर हमसे वो रेडी टू गो एंड हेल्प टू एनीवेयर, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ हमारा कॉलेज नहीं है, हमारा पूरा का पूरा कंट्री हमारा फोकस है। हमें कहीं से भी किसी को भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोटोटाइप करने की ज़रूरत है या उसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है तो हम तैयार हैं। हमारे पास इवन चेन्नई और बेंगलोर के इंक्यूबेटर्स भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। इंक्यूबेशन मॉडल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो हमारा इंक्यूबेशन मॉडल है, सेंट्रल आइडिया वाज मॉडल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। मॉडल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के अंदर जरूरी था कि हमें अपनी लैब्स, R&D लैब्स और प्रोडक्शन सिस्टम्स दोनों चाहिए। लैब्स की बात करें तो हमारे पास हर एक सेक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, बायोटेक में, सब में अच्छी लैब्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्राइमरीली 3 लैब्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स R&D एंड प्रोटोटाइपिंग लैब, स्टैंडर्ड्स एंड कैलिब्रेशन लैब, और एक नई लैब अभी एस्टैब्लिश कर रहे हैं हम, CPS, साइबर फिजिकल सिस्टम्स लैब, इन कोलैबोरेशन विद IIT रोपड़, दैट विल बी यूज्ड फॉर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन IoT सेक्टर। R&D लैब में हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स R&D लैब में PCB डिजाइनिंग के अंदर स्कीमेटिक कैप्चर, PCB डिजाइन से लेकर सिमुलेशन PCB की, उसकी इंस्पेक्शन के लिए हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप्स, डेवलपमेंट के लिए डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, 6.5 डिजिट प्रिसीशन मल्टीमीटर, एटसेट्रा। I would say can't go in detail। स्टैंडर्ड्स एंड कैलिब्रेशन लैब में हमारे पास टेम्परेचर के अंदर 0.001 डिग्री सेंटीग्रेड के, ह्यूमिडिटी के अंदर 0.01% RH, जनरेशन एज वेल एज मेजरमेंट, प्रेशर में डाउन टू 0.01 PSI, अगेन सोर्स एंड मेजरमेंट बोथ। टेम्परेचर में भी दोनों है, सोर्स एंड मेजरमेंट, अप टू 660 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टार्टिंग फ्रॉम -40 डिग्री सेंटीग्रेड टू +660 डिग्री सेंटीग्रेड। मल्टी पैरामीटर कैलिब्रेशन एंड प्रोसेस कैलिब्रेशन के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम 0.01 माइक्रोवोल्ट ऑनवर्ड, वोल्टेज, करंट एंड वेरियस अदर थर्मोकपल्स, एवरीथिंग। मैकेनिकल में अगर हम जाएं तो हमारे पास लेजर मार्किंग और पूरा 3D डिजाइनिंग इन सॉलिड वर्क्स, सॉलिड कैम,
3D प्रिंटिंग, वेरी फाइन इंडस्ट्रियल ग्रेड 3D प्रिंटिंग, डाई डिज़ाइन, और हम कोई भी प्रोडक्ट शुरू करके राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट लेवल से लेकर उसको पहले 3D प्रिंटर के अंदर उसको वैलिडेट करना, वैलिडेट करके फिर उसकी डाइस क्रिएशन करनी, और उसके बाद इंजेक्शन मोल्डिंग तक पूरी साइकिल। ये हम सारा का सारा फैसिलिटीज़ यहाँ पर, ताकि प्रोटोटाइपिंग के अंदर ही से लेकर प्रोटोटाइप से लेकर प्रोडक्शन तक का सारा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, मैकेनिकल में भी। सिमिलरली अगर हम बायोटेक के ऊपर चलते हैं तो बायोटेक में हमारे पास बहुत अच्छी लैब है, जिसमें FPLC फॉर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, HPLC, एलाइजा रीडर, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, जिससे कि हम ये हाई ग्रेड रिसर्च को अंजाम दे सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास हम सेमीकंडक्टर लैब है, जिसके अंदर कि हम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, उसके अंदर हम सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर हमने PT100 डेवलप करे हैं, और अभी उसके अंदर आगे और काम चल रहा है। मैकेनिकल प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं 3D प्रिंटर के अलावा, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, पावर प्रेस, CNC टर्निंग, CNC सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, मिलिंग, बैंड सॉ, EDM और VMC जैसी मशीनिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें कि हम डाउन टू 2 माइक्रोन तक की एक्यूरेसी तक के प्रोडक्ट्स अचीव कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि हम लोग ऑलमोस्ट सारी मशीनरी हमारे पास इंडस्ट्रियल ग्रेड की है। इंक्यूबेशन मॉडल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास, जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, कि कोर हार्ट ऑफ दिस इज द मॉडल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। उसके अंदर सारी लैब्स का जिक्र मैंने आपसे किया पहले ही, और प्रोडक्शन का प्रोटोटाइप्स, जिग्स एंड फिक्सचर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है प्रोजेक्ट सेंटर। सबसे पहला काम, जब एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार होता है, तो सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या बनाऊं। सब कुछ तो बन रहा है, नजर नहीं आता कि क्या करें। तो प्रोजेक्ट सेंटर का काम ये है, एक वाइबल, बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ आइडियाज के अंदर से वाइबल आइडियाज को छांटना और उसके ऊपर काम करना। तीसरा है इंक्यूबेशन सेंटर। इंडिपेंडेंट यूनिट्स जो हैं, इंक्यूबेटर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को अलॉट कर दी जाती हैं, ताकि वो अपना IP सेफगार्ड करते हुए अपनी अपनी इंडिपेंडेंट जगह में अपना काम कर सकें। चौथा है स्पेस। स्पेस स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एक्टिविटी सेंटर फॉर एंटरप्राइज। कैच देम यंग। स्टूडेंट्स को अर्ली स्टेज पर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर प्रोत्साहित करने के लिए, ये समझाने और दिखाने के लिए कि एंटरप्रेन्योर्स का क्षेत्र है क्या और उसमें उनके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, ताकि वो अर्ली स्टेज पर ही अगर मोटिवेट हो जाएं तो वो उसके अंदर जाने की संभावना उनकी जाती रहती। इस सबको सपोर्ट करने के लिए थर्स्ट एरिया इक्विपमेंट सेंटर, जिसके तहत ये सारी मशीनरी, लैब्स और वर्कशॉप्स लगाई गई हैं, ताकि आइडिया से लेकर POC से प्रोडक्ट, POC से प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से प्रोडक्शन और फिर मार्केटिंग तक का पूरा सफर तय कर सके।